प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 12 हिंदी की पुस्तक में हमारा जो अध्याय 8 का है उसमें कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता का अध्ययन करेंगे। कविता के बहाने बात सीधी थी, पर कुंवर नारायण का जन्म 1927 ईस्वी में हुआ। नई कविता आंदोलन की प्रमुख कवि कुंवर नारायण का नाम तीसरे तार सप्तक जो 1959 से माने जाते हैं कि अग्रगण्य कवियों में उनका नाम प्रमुख है, अर्थात जो सबसे आगे गिने जाते हैं उन कवियों में, और जो तार सप्तक की वह नई कविता की आंदोलन के कवि हैं, उनमें इनका नाम प्रमुख है। वे अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से प्रसिद्ध हैं। उनका रचना संसार व्यापक है। 1950 के आसपास काव्य लेखन अर्थात 1950 के आसपास जो काव्य लिखी गई उनमें की शुरुआत करने वाले कुंवर नारायण ने कविता के साथ साथ कहानियाँ, लेख व फिल्म समीक्षाएं भी लिखी। उनका कहना है कि कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ अर्थात वास्तविकता के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। अर्थात जो यथार्थ है उसका मार्मिक रूप से अभिव्यक्त है करना, यह उनका मानना है। उनके प्रमुख कविता संग्रह चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, वह इन दिनों प्रमुख है। आत्मजय तथा वाजरसवा के बहाने उनके 2 खंड काव्य आकारों के आसपास इनका संग्रह। इनके अलावा आज और आज से पहले नामक समीक्षा संग्रह भी लिखा इन्होंने। इन्होंने ये लंबे समय तक युग चेतना पत्रिका से भी जुड़े रहे। यायावरी प्रवृत्ति के कारण, यायावरी होता है घूमंतु होने की वजह से, हमेशा घूमते रहने की वजह से, अनेक देशों की यात्रा कर अपने अनुभवों का विस्तार कर बहुआयामी व्यक्तित्व निर्माण में सफल रहे। अर्थात अपने का बहुत से क्षेत्रों में व्यक्तित्व निर्माण कर लिया। कुंवर नारायण की कविता में व्यर्थ का उलझाव, अखबारी सतहीपन एवं वैचारिक धुंध के बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। वे अपनी रचनाशीलता में इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखते हैं। भाषा और विषय की विविधता इनकी कविताओं के विशेष गुण माने जाते हैं। इनमें यथार्थ का खुरदरापन तथा भावगत सहज सौंदर्य भी विद्यमान। इस कारण इनकी रचनाएं बहुआयामी हैं, विचार पक्ष से समन्वित है। इनका शिल्प सौंदर्य, बिंब, प्रतीक, अलंकार आदि से भी मंडित है। अर्थात जो इनकी रचना या बनावट है
वह इनसे भी मंडित है। अब हम देखेंगे कि इन्होंने जो पाठ रचना की या इन्होंने इनका जन्म फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। इनका पाठ परिचय जो यहाँ संकलित है, इन्होंने यहाँ पर हमने 2 कविताएं देखी। इन दिनों काव्य संग्रह से संकलित कविता के बहाने जो भौतिकता एवं यांत्रिकता के दौरान के महत्व को दर्शाती है, अर्थात आज की यांत्रिकता के दबाव के कारण कविता का अस्तित्व मिट सकता है। ऐसे में यह कविता लेखन की अपार संभावनाओं को समझने का अवसर देती है। कविता की उड़ान सीमातीत है। कविता का खिलना, उसकी महक भी बच्चों के असीम सपनों की तरह कविता का दायरा भी असीम है, जहाँ भी सृजनात्मक ऊर्जा सीमाओं के दायरे में स्वतः टूट जाती है। आज हम जो पहली कविता है, कविता के बहाने, उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि यह इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। तो हम जब प्रसंग लिखेंगे तो उसमें भी इसे दर्शा सकते हैं। क्या देखिए, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। हम इसका पहले प्रसंग देखें। प्रस्तुत पद्यांश कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित इन दिनों, इसमें से अभी हमने देखा था कि इन दिनों काव्य संग्रह से संकलित कविता कविता के बहाने में से अवतरित है। इसमें उद्धृत भी लिख सकते हैं और अवतरित भी। इसमें कविता को कल्पनाओं की असीमित उड़ान बताया गया है। क्या व्याख्या करेंगे। कवि बताते हैं कि कविता एक कल्पना की मोहक उड़ान है। वह चिड़िया की उड़ान के समान नई नई कल्पनाएं प्रस्तुत करती है। जिस प्रकार से चिड़िया इधर उधर उड़ती रहती है, वैसे ही कविता की कल्पना है, वह भी इधर उधर है, वो उसके बारे में सोचती रहती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया के जाने। कविता स्वयं उड़ान भरती है, उसमें नए नए भाव एवं विचार होते हैं। इसलिए उसकी असीमित उड़ान होने की वजह से चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, क्योंकि चिड़िया की उड़ान तो सीमित होती है और कविता की उड़ान है वो असीमित होती है। बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया है वह जब उड़ती है तो कभी बाहर जाती है, कभी भीतर, और कभी इस घर तो कभी उस घर तक उड़कर आती जाती रहती है। लेकिन कविता की उड़ान का कोई निश्चित स्थान नहीं होता है, वह बहुत
व्यापक होती है, उसकी कल्पनाओं में पंख लग जाते हैं। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने, उसमें तो पंख लग जाते हैं। वह घर से बाहर अंदर सब जगह सारी सृष्टि में उड़ान भरती है। इस प्रकार उसकी उड़ान को चिड़िया नहीं समझ पाती है, अर्थात उसकी उड़ान का हम चिड़िया की उड़ान से यदि ये कहें कि तुलना करें तो उसका हम दोनों में तुलना नहीं कर सकते। तो इसका हास्य है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, परंतु कविता का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, असीमित होता है। अब हम इसमें विशेष लिखेंगे। तो इसमें हमने देखा था कि बिंबात्मक और साथ ही तुलना की गई इन दोनों से, तो तुलनात्मक भी है। शब्दावली है वो प्रतीकात्मक है। और इसमें एक लिखेंगे दूसरा कि कविता के माध्यम से कल्पनाओं की ऊंची उड़ान को दर्शाया गया है और कल्पनाओं को मनोरम बताया गया है। आगे देखिए, कविता एक खिला है फूलों के बहाने, कविता एक खिल भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो अब हम इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित इन दिनों काव्य संग्रह में से और कविता के बहाने शीर्षक कविता में से उद्धृत है। इसमें कविता की तुलना फूलों और बच्चों से की गई है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। कवि कहते हैं कि कविता इस प्रकार से विकसित होती है जिस प्रकार से फूल खिलते हैं, फूल विकसित होते हैं, उनमें खुशबू आती है, उस प्रकार से तो कविता का भी विकास होता है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, लेकिन फूल की तरह कविता में भी क्या जो भाव सौंदर्य होते हैं उनकी कोई सीमा नहीं होती। फूलों की सीमा होती है, इसलिए बताया है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, फूल वो नहीं जानते हैं। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए, फूल है वह तो बाहर भीतर इधर उधर और हर घर में सुगंध बिना मुरझाए सुगंध है वो फैला देते हैं। उनकी वजह से सब कुछ महकने लगता है, लेकिन फूल हैं वो थोड़े दिनों बाद महकते, इतने दिन तो खुशबू आती, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो मुरझा जाते हैं, उसके बाद उनमें खुशबू नहीं आती है। लेकिन कविता है वो तो बिना मुरझाए, अर्थात जब तक कविता याद है तब तक हम क्या है बिना मुरझाए वो है महकाती रहती है। तो बिना मुरझाए महकाने के बाद बिना मुरझाए किस प्रकार महकाया जा सकता है यह कविता से ही बता सकता है। कविता घर बाहर इधर उधर अर्थात सभी जगह अपने सुंदर भावों से सुगंध बिखेरती है और उस सुगंध के बिखरने से वह सभी जगह महकने लगती है। जबकि फूलों की सुगंध है वो एक सीमा तक पहुंचती है और कविता की सुगंध है उसकी कोई सीमा निश्चित नहीं होती है। इसलिए बताया है कि फूल उसकी महक को नहीं जानते हैं।
अब हम आगे देखें। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कवि कहते हैं कि कविता बच्चों के खेल के समान है। हमने देखा कि कविता को पहले चिड़िया की उड़ान के समान बताया है, फिर फूलों की खुशबू के समान, लेकिन फिर उन दोनों की भी सीमा निश्चित करती है कि वो बाहर भीतर घर में क्या है, चिड़िया उड़ती है और वो वापस निश्चित उसका स्थान है। और उसी प्रकार से फूल भी जहाँ तक खुशबू पहुँचती है वहाँ तक महकाते हैं, उसके आगे नहीं। जबकि कविता देश विदेश और जहाँ तक हम सोच नहीं सकते इससे भी आगे तक जहाँ जहाँ लोग रहते हैं वहाँ तक लोगों को अपने भावों से खुश कर देती है। अब इससे बताया है कि बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने के अनुसार जब बच्चे खेलते हैं तो वो बाहर भीतर और सभी के घरों को एक समान देखते हैं, अर्थात उनके लिए अपना पराया कोई नहीं होता है। लेकिन जब कविता की जो शब्दों की क्रीड़ा होती है, शब्दों के जो भाव हैं और मनोरम कल्पनाओं के खेल उनसे खेले जाते हैं, अर्थात उन शब्दों को पढ़कर हम कल्पना करते हैं तो उनकी कोई सीमा नहीं रहती है। बच्चों के खेल में कोई सीमा बंधन नहीं होता है, कोई अपना पराया नहीं होता है। उसी प्रकार से कविता में भी कोई सीमा बंधन नहीं होता है। बच्चों के खेल में भेदभाव नहीं होता है, वह मानव के मनोभावों को नहीं समझ पाते हैं। उसी प्रकार से कविता में भी घरों, मनुष्यों और मनुष्य के भावों को, कल्पनाओं को अभिव्यक्ति दी जाती है। उसके आधार पर सभी को समान समझकर उन्हें एक अच्छे भाव की, एक समान काल की वाणी दी जाती है। अब हम इसका विशेष लिखेंगे। कविता को फूलों से श्रेष्ठ बताया गया, जबकि बच्चों के खेल के समान सुंदर भावात्मक, क्योंकि बच्चों के खेल में अपना पराया नहीं होता है। उसी प्रकार से कविता में भी कोई भेदभाव नहीं होता है। दूसरा हम करेंगे इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। जो भावाभिव्यक्ति, भावों की अभिव्यक्ति है, वह भी सशक्त और चमत्कारी है, अर्थात भावों को मजबूती से व्यक्त किया गया, क्योंकि भाव है उनमें कलात्मकता, मनुष्य के भाव आदि विद्यमान होते हैं। इस प्रकार से कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कि एक चिड़िया की उड़ान के समान है। चिड़िया की उड़ान है वह एक निश्चित सीमा तक है, लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती है। और उसी प्रकार बताया है कि फूलों के खिलने की भी एक निश्चित सीमा होती है, अर्थात वो खिलते हैं और कहाँ तक वो अपनी महक फैलाते हैं उसकी सीमा होती है। लेकिन कविता के जो भाव हैं उनकी कोई सीमा नहीं होती। इन दोनों से तुलना की गई है, लेकिन समानता बताई गई है बच्चों के खेल से, कि कविता है वो बच्चों के खेल के समान है। जिस प्रकार बच्चों के खेल में अपना पराया, उनका भेदभाव नहीं होता है, उसी प्रकार कविता में भी कोई भेदभाव नहीं होता है, वह सभी को समान भाव से दर्शाती है। इस प्रकार से हमारा जो 8 का पाठ था उसमें कविता के बहाने कविता है वो उसका हमने 100% भावार्थ कर लिया है। आगामी कक्षा में हम आगे की कविता का भावार्थ करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक तुम्हारा होमवर्क सभी का नहीं आ रहा है, जितना जल्दी हो सके कार्य करें, सुरक्षित रहें, अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, और यदि आ सकते हो तो सुविधा है तो अपनी
समस्या का समाधान करने के लिए विद्यालय आ सकते हो। कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छी तैयारी कर रखी है, इसलिए सभी से अनुरोध है कि अपनी पढ़ाई को, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। धन्यवाद।